हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास 3 ऑडिट में। देखिए चैप्टर 1 वही बेसिक इंट्रोडक्शंस, तो इसके बारे में 2 क्लास पहले हो चुकी है। आज हम क्लास नंबर 3 लेंगे इसकी। तो देखिए इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट्स, अंकेक्षण के उद्देश्य हैं। ये हम पहले हो चुके थे हमारे प्राइमरी सेकेंड के अंदर मैंने डिवाइड किया था, और हमें बताया था कि प्राइमरी के अंदर जो वर्ड्स हैं आपको 3 वर्ड्स है वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम आगे आज का जो टॉपिक स्टार्ट करें, तो आज का टॉपिक है एरर बोलेंगे, अशुद्धि या त्रुटि। तो क्या है कि आपने एरर्स उसे बोलेंगे जो बाई मिस्टेक होती है, जो गलती आपसे आपने जानबूझकर नहीं करी, जो गलत इरादे से नहीं करी गई है और फिर भी आपसे गलती हो गई है, तो उसे हम बोलेंगे एरर। मतलब ये एरर जो होती है वो लापरवाही कारण हो सकती है, या फिर आपने कोई लापरवाही नहीं करी, उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत हो सकती है गलती, आपने कोई इरादा नहीं था लेकिन फिर भी हो गई है आपसे गलती, तो उसे बोलेंगे अपन एरर। एक वर्ड आएगा फ्रॉड या गबन या कपट, तो उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि अशुद्धियों के प्रकार क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। तो काइंड्स ऑफ एरर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपने 11th क्लास में स्टडी करी होगी, सेम वही है। जो 5 एरर्स हमने अकाउंट्स के अंदर स्टडी करी थी, सेम चीज़ वही है। अब एरर्स के अंदर कौन कौन सी एरर्स हम देखना चाहेंगे। एरर्स में एरर ऑफ ओमिशन है। ओमिशन मतलब भूल के शुद्धि, मतलब आप किसी एंट्री को करना ही भूल जाएं। डुप्लीकेशन मतलब आपने किसी एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर लियो। और एरर ऑफ कंपनसेंटिंग मतलब क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ, मतलब यहाँ पर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अशुद्धियाँ आपने ऐसे करी, कम से कम 2 एरर आपने ऐसे करी होगी और वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है, मतलब ट्रायल बैलेंस उसका इफेक्ट नहीं आने देती है। एरर ऑफ कमीशन मतलब हिसाब किताब की अशुद्धि कर दी आपने गलत टोटल लगा दिया, गलत अमाउंट से आपने एंट्री कर दी, तो ये एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। एक है प्रिंसिपल सैद्धांतिक अशुद्धि, तो इसमें क्या प्रिंसिपल्स की अवहेलना कर दी। हम एक एक को थोड़ा डीपली स्टडी करते हुए चलते हैं अपन। आप पहले बात करते हैं भूल की शुद्धि या एरर ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन क्या होता है कि आपने जो जनरल होती है आपकी जर्नल, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप जनरल के अंदर, आपका जो भी जनरल बना हुआ है उसमें जनरल में, बुक्स के अंदर जैसे परचेज बुक्स है या सेल्स बुक्स है, या पोस्टिंग करते समय अकाउंट्स में पोस्टिंग करते समय, इनमें से कोई से भी काम करते समय आप भूल जाएं किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, तो आपकी जो एरर है वो क्या कहलाएगी, आपकी भूल की शुद्धि कहलाएगी, क्योंकि आप उसको भूल चुके हो लिखना है, ओमिशन कहलाओगी। तो आप कहाँ कहाँ बोल सकते हो, जनरल के अंदर लिखना बोल सकते हो, बुक्स में को बोल सकते हो, या उसकी पोस्टिंग करते समय उससे बोल सकते हो। तो इस प्रकार से हम कभी भी भूल जाओ किसी भी चीज़ को लिखना, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्या मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजेक्शन। और बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति को पेमेंट करना बोल सकते हैं, किसी को डांटना बोल सकते हैं, किसी को उठाना बोल सकते हैं वहाँ से, लेकिन वो सब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। हम बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन की। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हो जनरल में, बुक्स में पोस्टिंग करते समय, तो इसको अपन बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि आपका ट्रायल बैलेंस से इफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके नेचर पे, कि वो किस प्रकार से, ये वन साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर, उसके बाद में अपन आगे स्टडी करेंगे। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करने का मतलब क्या था, पहले तो ये देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने स्टडी करके आपका होता है 2 पक्ष होता है, एक तो डेबिट पक्ष होता है, क्रेडिट पक्ष होता है। तो इन दोनों का टोटल जब सेम नहीं आता है तो अपन बोलेंगे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए इसका 9000 टोटल आया है और इसका 8500 टोटल आया है, तो इससे टोटल बराबर नहीं आ रहा, तो इसे बोलेंगे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करना। अब दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास में दोनों ही पक्ष बने हुए हैं, ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का बना हुआ है। अब इनका टोटल आना चाहिए 10,000 सही, और इसका बना चाहिए 10,000 आना चाहिए। बट क्या हुआ, आपने मिस्टेक किससे करी कि यहाँ डी आर के अंदर उतनी अमाउंट से मिस्टेक करी और सी आर के अंदर उसी अमाउंट से मिस्टेक करी, दोनों साइड में बराबर है मिस्टेक करी। तो अब आपका आंसर शायद 9,000 आ रहा है इसका, और 9,000 आ रहा है। तो क्या है, जब कोई मिस्टेक ऐसी हो कि उससे ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो फिर भी मैच करेगा, ट्रायल में टोटल क्या मैच आ रहा है, 9,000 या 9,000 आ रहा है, भले ही गलत अमाउंट आ रही है, आनी कीजिए 10,000 आना चाहिए, लेकिन हम ये बोलेंगे कि इसने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं किया है। ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने का मतलब क्या है, जब दोनों अमाउंट अलग अलग आए, जैसे यहाँ 9,000 या 8,000 आ जाए, या कुछ भी दोनों में अमाउंट में डिफरेंस हो, दोनों अमाउंट गलत अमाउंट से आ रही है, दोनों अमाउंट सेम आ रही है, जैसे यहाँ 10,000 की क्या आ रही है 9,000, और यहाँ भी 9,000 आ रही है, सेम अमाउंट आ रही है लेकिन दोनों जगह इक्वल अमाउंट आ रही है, तो हम मानेंगे ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब कैसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी एंट्री को आप जनरल में ही लिखना भूल गए, तो जनरल में लिखना भूल गए इसका मतलब है कि आप उसके दोनों साइड में लिखना भूल गए, उसको जनरल में लिखने भूलने का मतलब है कि आपने वो एंट्री करना ही भूल गए। तो एंट्री करना ही भूल गए तो उसका, जैसे आपने राम से माल खरीदा है, तो आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो आपने परचेज अकाउंट लिखना भूल गए और राम अकाउंट लिखना भूल गए, एंट्री करना ही भूल गए आप। तो इससे क्या होगा, ट्रायल में जो टोटल है वो आपका इक्वल आने वाला है, क्योंकि आपने डी आर में भी नहीं लिखा और सी आर के अंदर भी नहीं लिखा। अब
इसके बाद में बुक्स में एंट्री करना भूल गए आप कि आपने परचेज बुक्स में लिखना भूल गए। तो जब जब भी आपको आए कि आपने परचेज बुक्स में लिखना भूल गए तो बुक्स के एरर भी आप ध्यान रखिए, आपकी डबल साइड की एरर होती है। क्या एरर होती है? डबल साइड की एरर, मतलब इसमें DR में लिखना भूल गए आप और CR के अंदर लिखना भूल गए तो ट्रायल में टोटल का इफेक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन आपसे आया कि राम के अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करना भूल गए। अब वर्ड आ रहा है अकाउंट, क्या आ रहा है? बुक्स नहीं आकर क्या आ रहा है? राम के अकाउंट के अंदर, राम के अकाउंट में एंट्री ना भूल गए तो मतलब आपने केवल एक राम के एक अकाउंट था जो CR या DR था जो भी था, जैसे इस एंट्री में राम से मार गया था CR था, इसमें लिखना भूल गए तो केवल CR क्रेडिट में अकाउंट में लिखना भूल गए तो डेबिट में नाम लिख दिया लेकिन क्रेडिट में लिखना भूल गए। तो अब ये हो गए वन साइडेड एरर। जब इस प्रकार की आप गलती करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस है जो वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने एक पक्ष में तो लिख दिया और एक पक्ष में नहीं लिखा तो ट्रायल बैलेंस एरर आने वाली है, आपका ट्रायल बैलेंस टोटल मैच नहीं करने वाला है। तो इस तरह से आप देखोगे कि मैंने कुछ वर्ड सामने किए थे। यदि आपका ये वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि आपके पास में जो एरर आए कि आपसे बिजनेस ट्रांजेक्शन करना भूल गए कहाँ पर? बुक्स में, तो आपके पास में डबल साइडेड एरर है वो, ठीक है ना, डेबिट में क्रेडिट में। आप लिखना भूल गए जनरल के अंदर उसे, तो वो भी आपकी डबल साइडेड एरर है डेबिट क्रेडिट के अंदर। आप उसको अकाउंट्स में लिखना भूल गए पर्टिकुलर किसी राम के अकाउंट श्याम के अकाउंट, तो वो वन साइडेड एरर है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, ये दोनों ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक। अब इसके बाद में देखो यहाँ बुक्स से कभी कभी एक वर्ड आता है कि बुक्स, हालांकि वो इसका एरर यहाँ का टॉपिक नहीं है, हिसाब किताब की शुद्धि का है वो, मैं फिर भी बताऊँ। आप उससे बोलेंगे टोटल ऑफ बुक्स करना, टोटल ऑफ बुक्स। अब देखो पोस्टिंग इन बुक्स नहीं है, एंट्री को रिकॉर्ड करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टोटल करना है। टोटल कर रहे हो आप, टोटल बुक का टोटल लगा रहे हो, जैसे परचेज बुक सेल्स बुक का आप टोटल लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? टोटल करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप सम करना चाह रहे हो, यहाँ पर किसका? टोटल ऑफ परचेज बुक हो गई यहाँ भी या सेल्स बुक हो गई, उस बुक का टोटल लगाना चाहते हो। तो इस प्रकार की एरर आती है जो टोटल ऑफ परचेज बुक या सेल्स बुक होती है, वो वन साइडेड एरर होती है। इसे मैंने कहा वन साइड टू साइड। बुक्स वर्ड आ जाए कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए या बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए या बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो क्या है? टू साइडेड की एरर है वो। लेकिन यहाँ टोटल की बात करिए, टोटल ऑफ परचेज बुक या सेल्स बुक की बात करी जा रही है, तो फिर वो वन साइडेड एरर है। और बुक्स में और अकाउंट्स की यदि बात करें तो अकाउंट्स का में पोस्टिंग करना भूल गए तो क्या है? वन साइडेड एरर है। जनरल में एंट्री करना भूल गए तो आपके कितनी साइड एरर है? टू साइडेड एरर है। तो जो टू साइडेड एरर होती है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी, वन साइडेड जो एरर है तो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, ठीक है। वो किसी में भी हो सकती है। अब देखिए आगे, दोहराव की अशुद्धि, दोहराव की अशुद्धि या एरर और डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है? आपने किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को दो बार लिख देते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ वापस यहाँ पर वही चीज़ आती है कि यदि मान लीजिए आपने बुक्स में लिखना भूल गए, दो बार आपने बुक्स में लिख दिया तो ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं जाने वाला है। भाई आपने क्या करा? बुक्स में लिखना भूला और बुक्स को मैंने बताया बुक्स में पोस्टिंग करना, दो साइड की एरर आपने दो बार लिख दिया तो कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट नहीं करने वाला है आपका। लेकिन आपने अकाउंट्स में लिखना भूल गए आप, अकाउंट्स में सॉरी अकाउंट्स में आपने दो बार लिख दिया, तो अकाउंट्स से एक बार लिखना था, दो बार लिख दिया तो अब आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, क्योंकि अकाउंट्स में जो गलती होती है वो सिंगल साइडेड एरर मानी जाती है। जो अकाउंट्स की मिस्टेक है वो वन साइडेड एरर मानी जाती है, तो वन साइडेड एरर होने के कारण वो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपने दोहराव डुप्लीकेशन आपने कहा गया अकाउंट्स में गया बुक्स में गया, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। तो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसमें कम से कम दो अशुद्धियाँ आपको मिलेगी, दो एरर्स आपको मिलेगी। दो एरर्स मिलकर एक दूसरे को इफेक्ट को नील कर देती है, मतलब आपका DR क्रेडिट और CR का पक्ष का जो डेबिट है, डेबिट साइड डेबिट साइड टोटल है वो बराबर रहता है, इस कारण ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर दो अशुद्धियाँ होगी, कम से कम दो होगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, दो से ज़्यादा कम से कम दो अशुद्धियाँ मिलकर एक दूसरे का जो प्रभाव इफेक्ट है, गलत प्रभाव वो खत्म कर देती है, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग, है ना। क्षतिपूर्वक मतलब क्षतिपूर्ति कर देती है उसे, इसके कारण से क्षतिपूर्वक बोला जाता है, इसे कंपनसेट कर देती है एक दूसरे को, तो ये ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं डालती है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने परचेज करी राम और श्याम से, राम से परचेज करी आपने 2000 रुपये की और श्याम से परचेज करी आपने 20,000 रुपये की। आपने क्या करा इसमें? तो यहाँ तो 20,000 लिख दिया और यहाँ पर आपने 2,000 लिख दिया इसके पास में। तो इस प्रकार से आप मिस्टेक करते हो, ऊपर नीचे कर देते हो, अमाउंट को 20 की जगह 2,000, 2 वाली की जगह 20,000 कर दिया आपने। तो यहाँ टोटल पहले भी 22,000 आ रहा था और यहाँ भी टोटल अभी भी 22,000 आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का टोटल पे इफेक्ट नहीं जाने वाला है, ट्रायल टोटल सेम आने वाला है, तो इसे बोलेंगे अपन एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स बोलेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होती है? हिसाब की अशुद्धियाँ। तो इसमें क्या होता है? आपने हिसाब लगाना भूल जाते हैं। हिसाब लगाने से मतलब क्या होता है कि आपने पर्टिकुलर एक अकाउंट का था, वहाँ पर 1,000 की अमाउंट लिख दी, 1,000 की जगह आपने 100 रुपये अमाउंट लिख दिया आपने,
ठीक है। आपने जो बुक्स का जो टोटल था, आपने जो बुक्स का टोटल किया आपने, तो बुक्स का टोटल लगाने से आपने गलत अमाउंट्स लगा दिया, उसमें कोई एक फिगर जोड़ना भूल गए या फिर उसका टोटल आपने कैसे गलत अमाउंट से कर दिया। तो इस प्रकार का एरर जहाँ आपने हिसाब किताब की गलती कर दो, जहाँ आप किसी खाते के एक पक्ष में लिखना भूल जाओ, बुक्स का टोटल करना भूल जाओ, तो इस प्रकार की एरर्स क्या कहलाती है, आपकी हिसाब किताब की शुद्ध कहलाती है। ये हमेशा ट्रायल से इफेक्ट करती है, यस, क्योंकि हमेशा वन साइडेड एरर ही होती है। जैसे आपने बुक्स का टोटल किया तो मैं बुक्स में रिकॉर्ड करना टू साइडेड है, बुक्स का टोटल करना वन साइडेड एरर है, तो ये भी वन साइडेड एरर हो गई। और यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि आपने अमाउंट एक हज़ार जगह 100 अमाउंट लिख दी, तो ये भी वन साइड एरर हो गई। तो ये क्या है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होती है, देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल किसे बोलते हैं कि इसका बेसिक सा प्रिंसिपल ये क्या, आपका जो आपने प्रिंसिपल चीज़ पढ़ी थी आपने 11th क्लास के अंदर भी, कि हम कौन सी चीज़ को तो एसेट्स माने, कौन सी चीज़ को लायबिलिटी माने, और कौन सी चीज़ को हम ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट में लेकर जाना चाहिए। तो जब कभी भी आपसे इस प्रकार से एंट्री करते समय इस प्रकार की मिस्टेक हो जाए, इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि आप इसे ये बोल सकते हैं, जो रिवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है, मैं इसे ये बोल सकता हूँ, इसे ये भी लिखना, जब रिवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है उसे आप कैपिटल नेचर का लिख दो, या फिर कैपिटल नेचर वाले को रिवेन्यू नेचर के अंदर आप लिख दो किसी भी आइटम को। तो इस प्रकार की जो मिस्टेक की जाती है वो इस मैनर के अंदर आती है। या फिर आप इसको यूँ भी बोल सकते हैं और अच्छा समझने के लिए कि बैलेंस शीट की कोई आइटम था वो लिखना चाहिए था, उसकी जगह आपने ट्रेडिंग पी&एल का अकाउंट लिख दिया, या फिर ट्रेडिंग पी&एल वाले अकाउंट की जगह आपने बैलेंस शीट का आइटम लिख दिया। दोनों तरफ एरो लगा रखा है, मतलब दोनों तरफ मिस्टेक कर सकते हो आप, यूँ भी कर सकते हो मिस्टेक और यूँ भी कर सकते हो मिस्टेक, कोई सी मिस्टेक कर सकते हो आप, ठीक है। उसको यूँ भी बोल सकते हैं कि रेवेन्यू नेचर की जगह आपने कैपिटल नेचर लिख दिया और कैपिटल नेचर की जगह आपने रेवेन्यू नेचर का लिख दिया। इस प्रकार के आपने मिस्टेक कर दी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल सोचता हूँ इसके लिए कि आपने राम से गुड्स परचेजिंग करी है, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आपकी एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट और टू होना चाहिए था राम। अब आपने परचेज अकाउंट डेबिट की जगह लिख दिया एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कोई सी भी एसेट मान लिया आपने, उसे फर्नीचर मान लिया जैसे मान लीजिए, और राम कर दिया नीचे एंट्री, यहाँ भी राम। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ये आइटम था कहाँ का, ट्रेडिंग अकाउंट का, परचेज अकाउंट, और आपने कहाँ के लिख दिया, आप जिस सामने आप फर्नीचर लिख दिया, तो फर्नीचर आपने एसेट्स लिख दिया, और एसेट्स कहाँ की आती है, आइटम बैलेंस शीट का आया था। तो इस प्रकार जब आप मिस्टेक कर दो, ये रेवेन्यू नेचर का था, यहाँ पर आपने कैपिटल नेचर लिख दिया आपने, तो इस प्रकार जब आप मिस्टेक कर दोगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस प्रकार की अशुद्धियाँ कहलाएगी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। तो इस प्रकार हमारी 5 अशुद्धियाँ थी, ये 5 की 5 रहती, पूरे वर्ल्ड में कहीं चल जाइए ये 5 अशुद्धियाँ रहती है, तो इसी साइंटिफिक ही है। तो इन 5 अशुद्धियों के बारे में यहाँ पर आपसे अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है। अब आप इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हो और आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हो। इसके बाद में हम आते हैं, एरर का टॉपिक हमारा यहीं खत्म है। इसके बाद आते हैं फ्रॉड, गबन। गबन क्या होता है, ये दुर्भावनावंश किए जाते हैं, वो जानबूझकर किए जाते हैं, इसके लिए सुनियोजित प्लानिंग के साथ में किए जाते हैं, ठीक है। आपका यहाँ इरादा इंटेंशन पहले से क्लियर होता है कि साहब मेरे यहाँ गबन करने वाला हूँ, और इससे एम्प्लॉयर है जो आपका नियोक्ता उसको नुकसान पहुँचने वाला है। तो वो क्या था, वहाँ पर हुई थी आपसे कोई लापरवाही से मिस्टेक हुई थी, आपने वहाँ पर क्या जानबूझकर नहीं किया, आपसे लापरवाही हो गई थी, और यहाँ पर क्या हो गया, आप जानबूझकर कोई वर्क कर रहे हो नुकसान पहुँचाने के लिए। अब काइंड्स ऑफ फ्रॉड से गबन के प्रकार बोलूँ तो गबन के प्रकार में कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स 5, 6, 7 फिक्स नहीं है। आप इस किसी बुक में 7 हो, किसी में 8 हो सकता है, किसी में 3 ही हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लिए, जैसे फ्रॉड ऑफ कैश। फ्रॉड ऑफ कैश की बात करूँ तो रोकड़ का गबन। अब रोकड़ का गबन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में ना आप कैशियर थे, आप कैशियर चाहता, तो आप वहाँ पर आपने किसी से पैसे तो अनावश्यक ज़्यादा ले लिए, और उसको ना आपने रिकॉर्ड किया नहीं, और आप घर पे ले गए पैसे को, तो इस प्रकार से आपने वहाँ पैसे बचा लिए। जैसे 990 रुपये की बिलिंग थी, आपने 1000 ले लिए, 10 रुपये आपके पास घर ले गए आप, इस तरीके से इस प्रकार गबन हो सकता है। या फिर आप हो सकता है कि आप किसी पर कहीं आपने चार्ज छोड़ा थोड़ी देर के लिए, और आपने हल्ला कर दिया कि साहब यहाँ से चोरी हो गया, जो कि पैसा कहीं चोरी हुआ नहीं था, वहाँ पर खुद ही ले गए आप वहाँ पर, ठीक है। आप कैशियर के फॉर्म में काम कर रहे हो, किसी को पेनल्टी बता सकते हो, कस्टमर आया आप बता दें नहीं आपके ऊपर पेनल्टी लग गई है, आपको इतने रुपये जमा कराने पड़ेंगे, तो आप इस तरह का कोई बिलिंग आप करते नहीं हो, पैसे को काम कर ले जाते हो, तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि वो रोकड़ का गबन होगा। इसी में एक वर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आपको इसको ऐसे ही पूछ लिया जाता है 5 नंबर में क्वेश्चन के अंदर या 4 नंबर में। लेपिंग बोल दीजिए आप इसे, टीमिंग और लेडिंग बोल दीजिए आप इसे, हिंदी में बोलेंगे पालते रहना और लादना। इसमें क्या होता है कि डेटर्स होते हैं, आपके डेटर्स की चेन सीक्वेंस में मिस्टेक गड़बड़ करी जाती है। देखो एक डेटर था, इससे पैसा आया, इससे पैसे को आप ले गए आपके घर पर, आप कैशियर का चार्ज था आपके पास में, आपसे घर पे आप पैसे मुझे मार रहे हो। जब बी से पैसा आया तो बी से पैसे आने की एंट्री आपने एक अकाउंट के अंदर कर दी,
जब सी से पैसा आया तो सी की एंट्री आपने किस अकाउंट में कर दी, बी में कर दी। फिर पैसा किससे आया, डी से आया पैसा, फिर डी के अकाउंट की एंट्री किस में कर दी, आपने यहाँ कर दी। यहाँ पर आ गई आपकी ऑडिट वाले, आपको चेक करने वाले आ गए, जैसे आप चल गए साहब आप बताओ आपने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी आपने ये, तो आप क्या करोगे, ई का आया हुआ पैसा डी में शो कर दोगे और ई से बोलोगे, ई के लिए बोलोगे ई से अभी तक पैसा आया ही नहीं, जो पैसा आ चुका है लेकिन ई वाले अकाउंट में आपने लिख दिया, डी में लिख दिया। तो इस प्रकार जो पैसा है, जो ए का जो पैसा से वाला पैसा वो आप घर लेकर जा चुके हो आराम से, और ये पैसा कई सालों तक गवर्नमेंट पकड़ा के में आएगा नहीं आपका, कई सालों तक आप इस पैसे का यूज़ कर रहे हो आराम से। आप इस कर्ज जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये का था या 2 लाख 5 लाख ऐसे कुछ अमाउंट के थे, अलग अलग अमाउंट के थे, तो 1 लाख रुपये आप घर ले गए, घर उस पैसे का मजे ले रहे हो। मजे लेने से क्या मतलब है, आपको उस पैसे को आप पर्सनल यूज़ कर रहे हो, आपने कोई भी चीज़ परचेजिंग कर ली उससे, बाद में सदा कभी पकड़ाई में आया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है, अभी तो आप पैसे 1 लाख ले रहे हो उसका यूज़ कर रहे हो, उसका 10 साल से यूज़ कर रहे हो, 3 साल से यूज़ कर रहे हो या 6 महीने से यूज़ कर रहे हो। तो इसमें क्या है, चेंज सीक्वेंस बन जाती है कि एक जो डेटर है आपका ए का पैसा आप घर ले जा चुके हो, और बी का पैसा आप रिकॉर्ड करोगे ए में, और इसका सी का पैसा रिकॉर्ड करोगे बी में, और डी का रिकॉर्ड करोगे आप इसके अंदर सी के अंदर। इस प्रकार से आप रिकॉर्डिंग करते रहोगे। अब आगे अपन बात करते हैं क्या कि ये देनदारों से प्राप्त रोकड़ राशि का गबन करने का एक तरीका है। इसके अंतर्गत जब पहले देनदार से राशि प्राप्त होती है तो उससे रोकड़ी अपने पास रख लेता है, दूसरे देनदार से प्राप्त पहले को देनदार में जमा कर लेता है, और ये क्रम आगे भी चलता रहता है। इसे ही हम टेमिंग लीडिंग कहते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, डेफिनेशन लिखी हुई है। अब गबन और किन किन चीज़ों को हो सकता है, देखो गबन किन चीज़ों को था, अब गबन हो सकता है आपका गुड्स का, माल का। तो माल जब आपने परचेज किया तो आपके माल का आपका चार्ज था, तो आपने क्या करा, उसमें कुछ माल आपके घर पे ले गए, या फिर आपने तौलती के अंदर कम रख दिया, या आपका एक स्टोर से दूसरे स्टोर में लेकर जाना था तो आपकी जिम्मेदारी थी और आपने वहीं पर ही माल को गायब कर दिया। एक मिस्टेक जो मैंने इसमें जनरली मैंने यहाँ देखी है, या इसका लाइव वीडियो मैंने देखा था, तो आप किस प्रकार से देखो माल का गबन किया जा रहा है। वहाँ पर क्या था कि जो गवर्नमेंट के जो गोदान बने हुए रहते हैं, उस गोदान के अंदर आपको गेहूँ की बोरियाँ थी वो रखवानी थी ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को। तो उसमें क्या होता है कि आप समझिए कि यहाँ पर आपका वेट करने का वो लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, ठीक है, हमारा जो कांटा है जिसे बोलते हैं वेट करने की जो मशीन बोलते हैं, वेट मशीन वो लगी हुई है। इस वेट मशीन पे क्या हुआ, और यहाँ ट्रक खड़ा हुआ है आपका, यहाँ आपका ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से वेट होने के बाद में इस चैनल से ना वो यहाँ पर लेकर जा रहा है, आपकी बोरियों को रखने जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो बोरी यहाँ से लेकर चल रहा है, तो यहाँ का जो ठेक कौन जो जिसको फ्रॉड करना था, जिसकी जिम्मेदारी, तो उसने क्या करा, यहाँ पर इसमें वेट करवा लिया, वेट करते तो नोट डाउन हो गया, इसमें 100 किलो 90 किलो जो वेट है वेट हो गया। इसके अंदर वो लोहे का एक हथियार डालता है, उसमें छेद कर देता है, वो तुरंत बाहर निकाल देता है। अब जैसे जैसे ये पैदल व्यक्ति यहाँ से आगे जाता है, तो यहाँ गेहूँ नीचे गिरते जाते हैं, धीरे 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 से गेहूँ इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़े थोड़े गेहूँ इकट्ठे हुए। ये पहली बोरी हो गई। अब इसी प्रकार यहाँ से करिए, मानो कि 100 बोरियाँ यहाँ से जा रही है, 100 बोरियाँ यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं, तो सब में से थोड़ा थोड़ा गेहूँ इकट्ठा होता 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 आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारा गेहूँ उठा जाएगा पूरे रास्ते के अंदर। और जब ये ट्रक यहाँ से चल जाएगा, तब ये क्या करेगा, जिसने ये छेद करें वो सारा इस गेहूँ को इकट्ठा करेगा और इसको इकट्ठा करके कहीं बाहर बेच देगा। मान लीजिए आप 50 किलो गेहूँ भी उसने बेच दिया, तो 20 रुपये के हिसाब से आप देखेंगे तो अच्छा खासा उसने 2000 रुपये का नुकसान कर दिया है आपके यहाँ पर, सॉरी 1000 का नुकसान कर दिया है। तो आप इस प्रकार की मिस्टेक करते हैं, जिसे बोलते हैं गुड्स के अंदर। ये एक लाइव, आप कोई सा भी एग्जाम्पल से और भी ले सकते हो, को बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो माल के जो आप गबन यदि आप माल का करना चाहते हो, फ्रॉड गुड्स करना चाहते हो, तो फ्रॉड गुड्स के अंदर क्या होगा कि आपने गुड्स को किस न किस तरीके से आप गायब कर रहे हो, आप उसको आपको निजी यूज में लेना चाह रहे हो, आप उसे बेचना चाह रहे हो, तो सिर्फ इसे बोलेंगे हम गुड्स का फ्रॉड। नेक्स्ट है एसेट्स की बात करेंगे। अब एसेट्स में क्या होता है कि आपने क्या करा, एसेट्स थी, तो एसेट्स आप घर ले गए, निजी यूज कर रहे हो। आपने ये बोल दिया कि जैसे कि आपने यहाँ कंप्यूटर मिला होता है और आपने बार बार आपके एम्प्लॉयर को बता रहे हो कि नहीं साहब ये कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, ये सही नहीं है, और आपने नया कंप्यूटर परचेज कर लिया, और पुराने वाले कंप्यूटर को या तो कमीशन बेस पे औने पौने दामों में बिकवा दिया या उससे रिप्लेसमेंट कर दिया, जबकि पुराना वाला कंप्यूटर सही था और आपने उसे इसलिए करा दिया ताकि उसे बाहर बाजार में बेच सको, और आप है ना नया कंप्यूटर अपने घर यहाँ पर ले लोगे और पुराने कंप्यूटर अपने घर ले जाओगे। कुछ भी कोई भी तरीका हो सकता है कि आपको एसेट्स को आप घर पे लेकर जाना था या उससे सेल करना था। ऐसे कोई चीज़ थी जो मतलब आपके कंट्रोल में बहुत सारी स्टोर के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, और वो चीज़ें सबकी सब सही काम कर रही थी, लेकिन वो कई दिनों से काम नहीं होने के कारण आपने उनकी रिपोर्ट बनाकर दे दी कि सब ये जो वस्तुएं हैं, ये सारी जो एसेट्स हैं हमारे पास में किसी काम की नहीं, इनमें जंग लग गया है, ख़राब हो गया बहुत सारी चीज़ें, और आपने उनको बिकवा दी है, जबकि वो बिल्कुल सही थी। फिर आपको
रेट में उन्होंने कम में बिकवा दी और अच्छा खासा ले लिया आपने। एक मिस्टेक इसमें ये भी है, जैसे पुरानी मशीनों को बेचने के लिए आपको अपॉइंटमेंट किया था कि पुरानी मिस्टेक से हम बेचिए, ठीक है सर हम पुरानी मशीनें बेचते हैं। अब आपने बता दिया कि जैसे अखबार की गद्दी क्या मानिए आप, जैसे फर्नीचर लकड़ी वगैरह मानिए, लोहा वगैरह मान लिए, तो वहाँ पर आपने वेट वगैरह तुलवाया था, वो वेट वगैरह आपने कम शो कर दिया कि इतना ही वेट हुआ है, और बाकी वेट इतना ज़्यादा हुआ था उसका, तो आपने ज़्यादा पैसा लिया और दिया आपने एम्प्लॉयर को कम। तो इस प्रकार से अपन गबन मानेंगे तो एसेट्स का किसी प्रकार से गबन होता है। मोस्टली जो गबन होता है इसका, फ्रॉड जो होता है इसका एसेट्स का, वो आपकी पर्सनल यूज करने से होता है कि आप अधिकतर एम्प्लॉय क्या करते हैं, एसेट्स को पुरानी आउटडेटेड होना बताते हैं और उसको अपने घर ले जाया करते हैं, वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं उसे। या फिर ये भी होता है जैसे आपके कंप्यूटर, आपके चार्ज में 3 कंप्यूटर हैं, 1-2 लैपटॉप हैं, वो काम करने के लिए दिए हुए हैं, तो आप उससे ना ऑफिस का काम तो कम कर दो, अपने बच्चों को दे रखे हो वहाँ पर, वो आराम से खेलते हैं कूदते हैं उनसे, उनको अपने निजी यूज के अंदर ले रहे हैं। तो इस प्रकार की मिस्टेक भी आप कर सकते हो, तो इससे बोलेंगे फ्रॉड्स ऑफ एसेट्स। फैसिलिटीज़ का गबन नेक्स्ट टॉपिक बताया गया आपको कि आप फैसिलिटीज़ का गबन कैसे करते हैं। देखो फैसिलिटीज़ का गबन क्या होता है, सुविधाओं का गबन। सुविधाओं में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक अच्छे पोस्ट के ऊपर मैनेजर स्किल पर काम कर रहे हो, अब आपको एक ड्राइवर और गाड़ी मिली हुई ताकि आप उसको बाजार के वर्क कर सको, लेकिन आप बोलते हो कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे उसका एंजॉय कर रहे हैं, आपकी वाइफ उसको यूज़ कर पर्सनल यूज में कर रही है, आपके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल ले जाया छोड़ा जा रहा है, इस प्रकार से क्या फैसिलिटी का घरेलू कामों में जो आपके पर्सनल यूज़ है वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। वहाँ फैसिलिटी क्या मिली हुई है आपको, कार की फैसिलिटी मिली हुई है और ड्राइवर की फैसिलिटी। इसी प्रकार फैसिलिटी और कैसे हो सकती है, आपको कोई असिस्टेंट मिला हुआ था कि जो आपके काम करवाने के लिए हेल्प करे आपकी, तो उस असिस्टेंट को आप घर ले गए और घर के ऊपर आप उसका निजी काम करवा रहे हो, तो आपको फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी का आप निजी यूज़ कर रहे हो यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से भी गबन होता है। एक यूज गबन इसमें ये भी होता है, ये मैंने देखा हुआ है कि आपकी जो ऑफिस, आपकी प्राइवेट कार थी, आपने लाकर वहाँ ऑफिस में आते हो, ऑफिस के नौकर को बोल दिया, ऑफिस वाले जो होगी ऑफिस के काम के लिए रखा हुआ है कि ऐसे साफ़ कर दो इसे, ये तो अपनी टाइमिंग वो वहाँ पर दे देता है, तो इसे बोलेंगे फैसिलिटीज़ का गबन करना। श्रम लेबर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लेबर आपको एम्प्लॉयर ने दी हुई है उसके काम करा, उनके जो भी प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीट कराने दिए हुए है, जो भी वहाँ का निर्धारित कार्य है उसको कंप्लीट कराने के लिए आपको लेबर मिली हुई है। लेबर मिलने से मतलब कि आपको 20 वर्क मैन मिले हुए हैं, 20, 40, 50 वर्क मैन मिले हुए हैं। जैसे आप समझिए, इसे किसी एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा कि एक साइट चल रही थी, एक साइड के ऊपर रोड बनाने का काम चल रहा था, रोड बनाने का काम चल रहा था, वहाँ पर आपको 100 एम्प्लॉय मिले हुए थे, अच्छे खासे 100 लेबर मिली हुई थी, जहाँ पर मजदूर भी थे, कारीगर भी, सभी था। आपने क्या कहा, आपका घर का काम चल रहा था, आपके दोस्त का घर का काम चल रहा था, आपने उसमें से वहाँ से जो आपके एम्प्लॉय ने जो लेबर भेजी, आप सोच रहे हैं उसमें से आपने 10 जने आपने घर पे भिजवा दिए और आप उससे अपना मकाना काम चलवा रहे हो। आप जैसे आप 20 दिन तक मकाना काम करवा लिया, 20 दिन तक रोड बनती है, तो आपने 20 दिन तक अपना मकान भी बनवा लिया वहाँ पर। तो आपने क्या करिए, लेबर की चोरी कर ली, जो लेबर आपको मिली हुई थी ऑफिस के जो प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट से आपने उस लेबर को वहाँ से चुराया और अपने घर का पर्सनल काम आपने उससे करवा लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, लेबर की चोरी हो गई। यहाँ पर मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट्स, तो अकाउंट्स मैनिपुलेशन करके आप चोरी करना चाहते हो, आपने क्या कर दिया कि जैसे मान लीजिए आप 300 रुपये का सामान खरीदा और विद डिलीवरी वो आपके यहाँ पर रख गया, आपने 300 रुपये जगह आपने ये बता दिया कि यार इसमें 100 रुपये लाने खर्चे और को इसमें ऐड करवा दिया आपने, और उससे 400 का पेमेंट उससे कर दिया। जैसे 400 पेमेंट लेकर जाने लगा, उससे बोला कि यार 100 रुपये मुझे वापस दे, क्योंकि आपने उसको 300 रुपये की बात हुई थी आपसे, तो 100 रुपये आपने वापस यहाँ पर रख लिए। तो यह मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है, यहाँ पर आपने ना मिसप्लेस कर दिया, या फिर और भी कोई मिस्टेक है जो आप कर सकते हो यहाँ पर। जैसे आपने 300 रुपये की परचेजिंग करी है, लेकिन वो उसने हाथ से बिल बना कर दिया, आपने उससे 3-3 हज़ार लगा दिया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 2700 रुपये का आपने फ्रॉड कर लिया आपने, और 2700 का पेमेंट आओ तो उसे अप्रूव कर दोगे, 2700 का पेमेंट 3000 का पेमेंट उससे करा दोगे, जबकि पेमेंट उसे एक्चुअली 300 देना, 2700 आपने एक्स्ट्रा दे दिए, या फिर एक्स्ट्रा उसके नाम से आपने रख लिए, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स किया जाता है कि आपने अकाउंट्स में अंदर मिस्टेक कर देते हो आप, या फिर है ना किसी एक व्यक्ति का जैसे पैसा वैसा आ सकता था आराम से, लेकिन आपने ये डिसाइड कर दिया किसी व्यक्ति से पैसा आएगा, डेटर से पैसा आएगा, उस डेटर को आपने वो करवा दिया, क्या बोलते हैं उसे, अपन को बैड डेब्ट्स में घोषित करा दिया कि यार ये तो बैड डेब्ट्स हो गया, इससे पैसा आएगा नहीं, जबकि पैसा आ सकता था, और आपने उसको ऐसा करने के लिए क्या कर लिया, उससे पैसा ले लिया था कि यार तेरे 10,000 बनते, तुम मुझे 2,000 दे दे, मैं तेरे को बैड डेब्ट्स में डलवा दूँगा वहाँ पर, और हम आपसे पैसा मांगना बंद कर देंगे। तो उससे बैड डेब्ट्स में डाल दिया और पैसे देगा नहीं है वो आपको, ठीक है, और आपने उससे पैसे से उससे 2,000 आपने कमीशन ले लिया आपने अच्छा खासा। तो इस प्रकार की मिस्टेक अपन कर सकते हैं। इसके बाद में ये पिक्स 6 नहीं, 6 से ज़्यादा हो सकती है, कम भी सकती है, अलग अलग उसमें कितनी भी हो सकती है, इसका कोई साइंटिफिक नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ स्ट्रॉन्गली आपको डिक्शनरी जो याद कराई उसे आप याद रखेंगे और इसी प्रकार से आप इसे आगे याद रखेंगे। अब आता है अशुद्धियाँ व कपट में अंतर, कि अशुद्धियाँ और कपट में डिफरेंस बिटवीन एरर और फॉल्स। तो देखो अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है, अब आप पूरा एग्जाम पूरा पर्टिकुलर लेकर आएंगे, ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट के अंदर समझाने की कोशिश करी है। इससे ये कुछ पॉइंट्स हम लिए हैं, तो ये मेरे 1 2 3 4 5 7 पॉइंट्स हमने लिए हैं, तो ना जैसे पहला है नॉलेज। तो अशुद्धि भी कहता है, यहाँ ऐसे नो नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिख कर आएंगे, ध्यान रखना आप पूरा लिख कर आएंगे, जो सुन रहे हैं उसे आप लिख भी सकते हैं नोट्स के अंदर, वो वीडियो को पॉज करके काम लिख सकते हैं। नॉलेज, तो इसमें करने वाले को पता नहीं होता है, उसको जानकारी नहीं होती कि एरर है, वो उसकी
लापरवाही से, असावधानी से हो जाता है ये काम, ठीक है ना। लेकिन ये काम पूरे सुनियोजित तरीके से होता है, जिस कारण उसको करने वाले को पता होता है। इसमें क्या होता है, इसको तो करने वाले को, जो एक्टिंग जो पर्सन है उसको नहीं मालूम होता है कि ऐसा क्या कुछ हो रहा है, कुछ किया जा रहा है। इसको पता होता है उसको कि मैं एक फ्रॉड करने जा रहा हूँ। इरादा, इंटेंशन, इसका इरादा हमेशा गलत नहीं होता है। ये तो लग बाई चांस, बाई मिस्टेक हो गया, जिस कारण इसका कोई इरादा गलत करने का नहीं होता। इसका इरादा गलत होता है, इंटेंशनली खराब होता है कि मुझे फ्रॉड करना है, ठीक है। प्लानिंग, इसके लिए कोई प्लानिंग होती है, क्योंकि ये लग बाई चांस गलती से हुआ है ये, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। सुनियोजित तरीका होता है, पूरी सावधानी से आप इसमें काम करते हो, इसके अंदर प्लानिंग होती है। परिणाम इसका अनिश्चित होगा, जब आपने काम ही निश्चित नहीं किया है, हमें पता ही नहीं कि हमें ये मिस्टेक कर भी रहे नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे बता सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। जब आपको पता ही नहीं है किसी के बारे में कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो एग्जाम दे भी रहा है नहीं दे रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जब आपको यहाँ पता था कि यहाँ पर ना ये स्टूडेंट इस क्लास के अंदर एग्जाम भी जिसने दिया है तो उसका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ सर्टेन रिजल्ट होते हैं यहाँ पर कि अब कितना फ्रॉड है, कितना परसेंटेज, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर पता है कि ये मिस्टर ए के साथ फ्रॉड कर रहा है, या बी के साथ फ्रॉड कर रहा है, किसके साथ फ्रॉड कर रहा है, किसके अकाउंट में फ्रॉड कर रहा है। अपराध, ये कोई अपराध नहीं है, इसमें लापरवाही का दोषी आप मान सकते हो कि उसने लापरवाही कर दी, तो सावधानी से काम करना चाहिए, उससे आप डांट सकते हो, उसको एक नोटिस दे सकते हो। ये अपराध है, यस, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इसमें आपने चोरी करी, मेलाफाइड इंटेंशन है, तो आपको इसको, इस व्यक्ति को जॉब से बाहर निकाल देना चाहिए। ज़्यादा फ्रॉड किया तो उसके ऊपर केस करके उससे वसूल करना चाहिए। जो भी आपका नियम अनुसार आप कार्रवाई कर सकता है आपका एम्प्लॉयर, वो कार्रवाई आपके यहाँ पर करेगा। कारण, यदि रीजन में बात करूं यहाँ पर, तो इसका कारण है असावधानी या लापरवाही। असावधानी, लापरवाही के कारण ये पैदा होती है एरर्स, ठीक है। जबकि ये क्या होती है, सुनियोजित सावधानी से की जाती है, जानबूझकर की जाती है, ये अनजाने के अंदर होती है। ये सावधानी लापरवाही से की जाती है, सावधानी या लापरवाही से होती है, ये होती है सुनियोजित तरीके से सावधानी से, ये जानबूझकर की जाती है, और ये बिना अनजाने के अंदर हो जाती है। खोज करने की बात करें तो इनका पता लगाना आसान है, क्योंकि इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है। जब आप इन चीज़ों किया जाता है, कोई व्यक्ति जब इन चीज़ों कर रहा होता है, तो भाई वो प्लान भी अच्छे से कर रहा होता है। वो ये सोचकर प्लान करता है कि इस मिस्टेक, मेरी मिस्टेक पकड़ाने में नहीं आया, उसे पता है बाद में ऑडिट भी होगी, चेक भी होगा, कोई सीनियर व्यक्ति मुझे चेक कर सकता है, तो पहले से अच्छे से प्लान करता है। तो इनको पकड़ पाना आसान काम नहीं है, इनको कठिन होता है, ठीक है। इसको पकड़ना आसान काम होता है, जो नहीं 100% पकड़ा में आई जाए, हो सकता है ये भी अपन से छूट जाए, ऑडिट के दौरान हो सकता है ये भी नहीं पकड़ा में आए, लेकिन इनका पकड़ना तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हालांकि पकड़ने आने के बाद में पूरा सब कुछ क्लियर होता है, पूरी साइंटिफिक होती है, अपन तुरंत डिसाइड कर देते हैं। जब एक बार पता चल जाए तो हम आधे घंटे 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन पता लगा देते हैं कि साहब आपके यहाँ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन पहली बार पता करना ही बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, वो डॉक्यूमेंट से पूरे रहते हैं पहले से फ्रॉड करने वाले। तो इस प्रकार आप देखोगे कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म में नो यस लिखा हुआ है, हमें नो यस नहीं, यहाँ पूरी सेंटेंस लिखोगे कि यहाँ जैसे यहाँ नॉलेज की बात करें तो हाँ इसके अंदर नॉलेज नहीं होती है, इसमें करने वाले डूइंग एक्टिंग पर्सन नॉलेज होती है। इरादा, इसका इरादा हमेशा ही गलत नहीं होता है, इसलिए तो लग बाई चांस हो जाता है इससे मिस्टेक, इसमें इरादा पहले से गलत होता है। इस प्रकार से आप पूरा सेंटेंस बनाकर आप लिखेंगे, यहाँ मैंने शॉर्ट के अंदर आपको याद कराया है इसको। इसके बाद के अंदर बात करें तो आज के लिए इस क्लास को इतना ड्रॉप करते हैं, नहीं तो क्लास ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे जो स्टडी अपन कल करेंगे, जो टॉपिक है वो मैं आगे यहाँ नोट्स में लिख दिया, वो मैं कल डिस्कस करूँगा। और मेरे चैनल्स को लाइक और शेयर करें। बुक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी थ्योरी लिखी हुई है, आपको इतनी बड़ी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी थ्योरी याद कराऊँ, इससे आपकी बहुत ज़्यादा डिक्शनरी वोकेब स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और आप इससे बहुत अच्छा आंसर लिख कर आने वाले हो। आपके कॉमर्स वाले, बी.कॉम वाले जो एग्जाम्स में बहुत अच्छा आंसर पुटअप करके आ जाओगे आप। बाकी ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपकी जो 100% थ्योरी का लेवल था वो मैंने 25% में समराइज़ कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि 25% आपको अच्छे से याद हो। आप इसकी जो वोकेब है, जो पर्टिकुलर जो शब्द है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैसे शब्द वहाँ एग्जाम में यूज़ करें। आप एरे गेरे शब्द यूज़ नहीं करेंगे तो एरे गेरे मार्क्स आएंगे आपके। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने जो और भी बाहर के व्यक्ति हैं उन्हें भी आप ये चीज़ बताएँ, और उसके बाद आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।